हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेक्शन बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। देन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द टर्म अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक तरह से हम ट्रॉपिकल पिरामिड्स या एनर्जी पिरामिड्स भी इनको कहते हैं, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें दो तरह की चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, एक होता है अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड और दूसरा होता है इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इसमें कुछ सुटेबल एग्जांपल्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप्स के कंसीडर किए गए हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी और तीसरा पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो वापस से इसमें देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम ये 2 एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड और अपराइट पिरामिड को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि ग्रास जो होती है वो बायोमास में यानी कि वेट में या मास में ज़्यादा होती है, एंड देन उसको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोरस उससे कम होते हैं, एंड देन उन हर्बीवोरस को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कार्निवोरस उससे कम होते हैं और टॉप कार्निवोरस उससे कम होते हैं। तो ये एक तरह से एक अपराइट पिरामिड बन गया। लेकिन वहीं हम इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कम होते हैं मास में, हर्बीवोरस जो होते हैं इन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले होते हैं वो उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, और कार्निवोरस जो होते हैं वो और ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम हैं और फिर उससे ज़्यादा उसको कंज्यूम करने वाले हैं, और उससे ज़्यादा कार्निवोरस हैं जो कि उनको कंज्यूम करने वाले हैं। तो इस तरीके से इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। एंड देन आते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी पर। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसी जगह के प्रोड्यूसर्स जिनके जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो, एनर्जी में ज़्यादा हो, जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम को हम देखें तो प्रोड्यूसर्स को सबसे ज़्यादा किलो कैलोरीज में मेज़र किया गया है, और उसको कंज्यूम करने वाले मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो कि उससे कम हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि उससे भी कम है, 100 किलो कैलोरी यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बस, और जो टॉप कंज्यूमर हैं वो 10 किलो कैलोरी ही शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये एक पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया जो कि अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी है। इसमें हम एनर्जी के फ्लो लेवल्स को शो करते हैं। देन आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि ट्रीज़ को कंसीडर अगर हम करें तो ये बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो यहाँ पर नंबर्स ज़्यादा हो गए। एंड देन इनको कंज्यूम करने वाले जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर ये उससे कम है, जैसे कि आंट्स हो गई या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स से अपना फूड लेते हैं। फिर इन इंसेक्ट्स से फूड लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, ठीक है, तो ये इससे कम होते हैं इसके कंपैरिजन में। एंड देन आता है हमारा, अगर हमने इसे एग्जांपल लिया है स्नेक, तो फ्रॉग को खाता है स्नेक, लेकिन फ्रॉग के कंपैरिजन में स्नेक का नंबर्स कम होता है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, जिसमें सबसे जो टॉप कंज्यूमर है वो स्नेक से भी कम हो गया, और इस तरीके से ये अपराइट पिरामिड शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मटेरियल साइकिल, विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले समझना ये है कि मटेरियल साइकिल क्या होता है। मटेरियल साइकिल को बायोजियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से भी आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ये मटेरियल साइकिल क्या है। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी मटेरियल्स हैं एक जगह से स्टार्ट होकर किसी ना किसी फॉर्म में वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, और इसी को हम मटेरियल साइकिल कंप्लीट करके बोलते हैं। मटेरियल साइकिल 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म साइकिल जो कि तुरंत सेम फेज़ में लेकर और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल फेज़ में। एक होता है लॉन्ग टर्म साइकिल। लॉन्ग टर्म साइकिल में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या कुछ टाइम के लिए कंज्यूम हो जाता है और वापस से अपनी जगह पर आने में एक लॉन्ग पीरियड ले सकता है।
तो इस तरीके से मटेरियल साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब कार्बन साइकिल क्या है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन कई फॉर्म में अवेलेबल है और ये प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। एनिमल्स कंज्यूम करते हैं इसे अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस में, और बहुत सारे फूड आइटम्स में भी कार्बन पाया जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म से एक जगह से स्टार्ट होगा और दूसरी जगह तक जाएगा। अब कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 की फॉर्म में। कार्बन प्रेजेंट हुआ, CO2 हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, और इस एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने भी लिया और इसके बाद एनिमल्स ने या ह्यूमंस ने भी लिया। अब ये जो प्लांट्स हैं इनके थ्रू कुछ फूड प्रोडक्ट्स या फ्रूट प्रोडक्ट्स की वजह से ये एनिमल्स में वापस जा रहा है, और ये प्लांट का डेड मटेरियल या एनिमल्स का जो डेड मटेरियल्स है ये वापस से कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल में जाके कंज्यूम हो रहा है। और जब फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता है एनर्जी डेवलप करने के लिए, तो वो फॉसिल फ्यूल को बर्न होकर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कार्बन साइकिल पूरा रन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसकी अलग अलग फॉर्म्स चलती रहती हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी मिक्स कर दें तो उसके केस में भी ऑक्सीजन निकलती है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फोटोसिंथेसिस में भी ये काम आता है। तो इस तरीके से कार्बन साइकिल, यहाँ पर हम इसका प्रॉपर डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में है ये CO2 की फॉर्म में। CO2 से ये गया फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में, प्लांट्स जो डिके होकर आ गए डेड ऑर्गेनिज्म में और ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसमें से कुछ हमारा सॉइल के थ्रू और कुछ प्लांट्स के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्लांट से और इस ट्रीज से या सॉइल से किसी भी फॉर्म में एनिमल ने ले लिया, वो एनिमल ने वापस से अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिलीज़ कर दिया, और इस तरीके से ये कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। एक था लंदन स्मोक और एक था भोपाल गैस ट्रेजेडी। लंदन स्मोक का जो प्रॉब्लम था, ये 5 दिन तक लंदन सिटी के ऊपर एक थिक लेयर जम गई थी स्मोक की, और ये टाइम था 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच 1952 में। ये हुआ था बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वेदर कंडीशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, जिससे किसी स्मोक और फॉग दोनों मिक्सअप हो गए थे, और 1000 से ज़्यादा डेथ इसकी वजह से लंदन में हुई थी। और इस प्रॉब्लम को इस लंदन स्मोक के टॉपिक के अंदर कंसीडर किया गया है। ये 1952 में हुआ था, जिसमें दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी, इंडस्ट्री भी और वेदर भी। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ें कंबाइन होकर इतनी बड़ी डिज़ास्टर में कन्वर्ट हुए थे। एंड देन विजिबिलिटी इस केस में बहुत कम हो गई थी, और इससे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था। एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत सफ़र हुई थी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, हॉस्पिटलाइज करने में लोगों को टाइम लग रहा था। इसमें मेनली जो प्रॉब्लम थी वो चोकिंग जैसी फीलिंग थी, लोगों के थ्रोट में इस तरह की प्रॉब्लम कंसीडर की गई थी। और ये लगभग 12,000 डेथ टोटल में कंसीडर किया गया था इसको। एंड देन आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 की नाइट को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस होती है वो एक इंडस्ट्री थी, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, वहाँ से ये लीकेज हो गया था और इसका जो चैम्बर था वो लीक हो गया था। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था जिसमें 30 टन मिसाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी, और इससे 15,000 पीपल्स और अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख वर्कर्स इफ़ेक्ट हुए थे। इसमें लगभग 30 टन रिलीज़ हुई थी ये गैस, जो कि विद इन आवर हो गई थी, पूरे एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ हो गई थी, और पूरे भोपाल सिटी के ऊपर एक कवर कर लिया था इसने, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी डेथ कंसीडर की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एसिड रेन, and name the gases responsible for acid rain, discuss the causes, effect and remedies of acid rain on environment and ecology.
सबसे पहले तो एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन जो है वो H2SO4 और HNO3 ये दो एसिड्स हमारे एटमॉस्फेयर में डेवलप हो जाते हैं और ये रिएक्शन होती है वाटर के साथ में जब प्रेसिपिटेशन होता है वाटर का तब, और उसके साथ मिलकर जब ये रेन होती है तो उसका pH वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 4.4 के अराउंड आ जाता है, इसलिए इसको एसिड रेन में कंसीडर किया जाता है, एसिडिक नेचर में कंसीडर किया जाता है। इस एसिडिक डिपोजिशन के लिए मेनली दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होती है हमारी NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड्स जितने आ गए, और दूसरी होती है एसिड SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिडिक रेन के लिए। अब ये एसिडिक जो डिपोजिशन है ये वेट भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। वेट का मतलब हो गया जो वाटर के साथ मिक्सअप होकर और उसके बाद प्रेसिपिटेट हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ये दोनों एसिड्स जो हैं, ये दोनों गैसेस जो हैं वो ड्राई डस्ट पार्टिकल के साथ भी डिपॉजिट हो जाती हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करके बाद में ये एसिड प्रिपेयर करती हैं। तो उस केस में ये ड्राई एसिडिक डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ डायग्राम आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि NO2 और SO2 जैसी गैसेज जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ से या फिर ट्रांसपोर्टेशन से जा रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये जब वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वाटर इसके साथ मिक्सअप होकर H2SO4 और HNO3 जैसे एसिड प्रिपेयर कर लेता है और फिर बाद में प्रेसिपिटेट होता है, और इस तरीके से ये एसिड रेन हो जाती है। एंड देन एसिड रेन के कॉजेज इसी में कंसीडर हो गए कि सल्फ़र और नाइट्रोजन मेन इसके इंग्रेडिएंट हैं जो एसिड रेन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से कई सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि एग्रीकल्चर, प्लांट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एनिमल्स और ह्यूमंस में रेस्पायरेटरी इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से जो रिवर और पॉन्ड जो हमारे नेचुरल वाटर सिस्टम है उसका वाटर इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो वाटर पाइप्स हैं आयरन से रिलेटेड है, उनमें कोरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो मोनूमेंट्स हैं जिनका स्टोन जो है मार्बल से रिलेटेड है वो फेडअप हो जाता है, मेटल डैमेज हो जाती है। अगर हमें एसिड रेन से एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करना है तो हमें नाइट्रोजन और सल्फ़र के एमिशन को चेक करना होगा, और ऐसी जगह जहाँ से ये दोनों गैसेस का एमिशन होता है वहाँ कुछ कंट्रोल मेजर्स यूज़ करने चाहिए। The last question of this section was discuss the strategy and policy adopted by Government of India for the development of women education. Briefly describe the various schemes launched for women education. सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए स्पेशली हाईलाइट करता है और उनको यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए मोटिवेट भी करता है। स्कूल में जो गर्ल्स का रेशियो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। सेकेंड आता है द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेटअप्स, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और इसमें गर्ल्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जो SC ST और OBC फैमिलीज़ या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको मोटिवेट किया जाता है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। देन आता है द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये भी स्पेशली स्कूल गर्ल्स के लिए होता है। द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एम्स का जो है वो प्री स्कूल और चिल्ड्रंस को प्रिपेयर करते हैं ये स्कूलिंग के लिए। स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को ये फोकस करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो में स्कूल्स को अटेंड करें। नेक्स्ट आता है महिला समाख्या प्रोग्राम। इसमें वुमेंस की एजेस किसी भी एज की हों उन सबको कंसीडर किया जाता है, किसी भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से हों, सोशल मार्जिनल ग्रुप की हों, उन सबको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो एजुकेशन के लिए मोटिवेट रहें। देन आता है मिड डे मील। मिड डे मील जो है वो स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है। जो गर्ल्स हैं या जो भी उसमें चिल्ड्रंस हैं जो स्कूल्स में हैं उनको मील प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम है। देन द लास्ट वॉज द एजुकेशन स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बालिका समृद्धि योजना से ही कनेक्टेड है और ये किशोरी शक्ति योजना भी इन्होंने ही डिज़ाइन की हुई है। तो ये हमारे गर्ल्स एजुकेशन या फिर वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कुछ पॉलिसी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं।